जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत आप सभी का एकलव्य स्टूडियो में। प्यारे साथी, हम लोग प्रयास बैच के अंतर्गत हम लोग आज लेके आए हैं टेस्ट सीरीज हमारा तीसरा। ठीक है, हम लोग प्रयास सीरीज के अंतर्गत टेस्ट सीरीज तीसरा करेंगे और जबरदस्त क्वेश्चन के साथ उसी जुनून में, उसी जो कि उत्तर प्रदेश एग्जाम के नशे में। प्यारे साथी, आज हम लोग बात करेंगे, अच्छे से क्वेश्चनों से मुलाकात करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे उस पर। ठीक है प्यारे साथी, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे टेस्ट सीरीज का तीसरा, जो कि हम लोगों का आज है। तो प्यारे साथी, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम 24 को 23, 24, 25 और 30, 31 आपको भूलना नहीं है। जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देने वाले हैं वो अब भी समझ जाए, वो अभी क्या हो जाए प्यारे साथी, अभी समझ जाए, अभी भी मौका है। उन्हें केवल प्रैक्टिस सेट करो। ठीक है, जो नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनको बताओ कि आप प्रैक्टिस सेट करो। ठीक है, सिलेबस को पूरा नहीं कर पाओगे तो केवल प्रैक्टिस सेट करो, क्वेश्चनों से मुलाकात करो। ठीक है प्यारे साथी, ध्यान रखना। तो हम लोग चलते हैं, ज्यादा बातें ना करेंगे, हम लोग क्वेश्चन पे ज्यादा बात करें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो आओ हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, शीघ्रसाय करते हैं। ठीक है, तो चलो भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम रोंटेजन द्वारा किया गया था। बताओ, रोंटेजन ने किसका आविष्कार किया था? रेडियो का, एक्सरे मशीन का, बताइए मेरे साथी, बिजली बल्ब का, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ किसका किया था मेरे साथी, जल्द बताइए। ध्यान रखना कि मेरे साथी रोंटेजन ने, सबसे पहले जानिएगा कि जो मार्कोनी है, ठीक है, जो मार्कोनी है मेरे प्यारे साथी, ए मार्कोनी, इन्होंने क्या किया था? मार्कोनी ने रेडियो का क्या किया था प्यारे साथी? आविष्कार किया था मार्कोनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेडियो का आविष्कार। एक्सरे मशीन का आविष्कार करने वाले हमारे रोंटेजन जी है। कौन है प्यारे साथी? रोंटेजन जी। ठीक है, रोंटेजन ये क्या है, हमारे एक्सरे मशीन का आविष्कार किए थे। बिजली बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। किसने किया था? एडिसन ने किया था। 1000 बार इन्होंने प्रयोग किया था बिजली बल्ब बनाने का, 1001 बार भी इन्होंने सफलता हासिल की थी। तो क्या आप एक बार भी मौका दे सकते अपनी जिंदगी को प्यारे साथी? तो ध्यान रखना, रोंटेजन ने एक्सरे मशीन की क्या किया था? खोज किया था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? बताओ, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक, ठीक है, और राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। प्यारे साथी ध्यान रखना, एक होती है आरएन और ए, और एक थी डीएन और ए। ठीक है, इसका होता है राइबोस, ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, चलो कोई बात। और डीएनए का डीऑक्सीराइबोस, क्या प्यारे साथी? डीऑक्सी, ठीक है, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, एकदम ध्यान से रखना प्यारे साथी, याद रखना। डीएनए आरएनए का द्विकुंडली किसने दिया था? जैकब था, मोनेट, वाटसन था, क्रिक, एचडी खुराना। बताओ प्यारे साथी, उपयुक्त से कोई नहीं। बताओ, तो वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया था प्यारे साथी? वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया था? आरएनए और डीएनए का द्विकुंडली संरचना प्रदान किया था। ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो डीएनए का द्विकुंडली संरचना जिन्होंने प्रदान किया था, वाटसन था, क्रिक ने प्यारे साथी, वो इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो कब दिया गया था? कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ प्यारे साथी कि इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? जल्द बताओ। अब बताओ, हरगोविंद खुराना इन्होंने क्या किया था प्यारे साथी? जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स की आविष्कार, आनुवंशिका की आविष्कार किया था कि एक जो मतलब माता पिता में जो गुण रहेगा वो बच्चों में भी दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? बताओ प्यारे साथी, अर्धचालक कौन सा है? बताओ, अर्धचालक इनमें से कौन सा है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, चांदी और शीशा। बताओ कौन सा है मेरे प्यारे साथी? एल्युमिनियम एक भारी होती है, एक भारी तत्व धातु होती है, ध्यान रखना। ठीक है, एल्युमिनियम, इसीलिए कहा जाता है ना कि एल्युमिनियम के बर्तन में हमें भोजन नहीं बनाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी भी कुकर होती है, जैसे आप कुकर में चावल बनाते हो, कुकर में वो एल्युमिनियम की बनी होती है। उसमें क्या होती है, जब भी हम टेम्परेचर देंगे तो एल्युमिनियम उसमें छोड़ता है। एल्युमिनियम भारी होता है, जिससे हमारे लीवर, किडनी में जाकर वो बैठता है। हमें अचानक क्या होगी प्यारे साथी? हमें दिक्कतें जीवन में उससे बढ़ती जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। सिलिकॉन, अब ध्यान रखना, आप जानते हो सिलिकॉन एक अर्धचालक है। ठीक है, सिलिकॉन के साथ साथ एक और इसके साथ अर्धचालक है। कमेंट बॉक्स बताओ कि सिलिकॉन के साथ साथ एक और ऐसा धातु है जो अर्धचालक है। क्या है? जर्मेनियम। क्या है प्यारे साथी? जर्मेनियम।
लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जर्मेनियम। और बताओ एक और है जो कि क्या मेरे प्यारे साथी, अर्धचालक के कमेंट बॉक्स बताना, ठीक है। अब बताओ चांदी, चांदी बिजली का सबसे ज्यादा मेरे प्यारे साथी, बिजली सबसे ज्यादा चांदी में ही आती है, सभी जानते हैं प्यारे साथी। दूसरे नंबर पे तांबे में आती है मेरे प्यारे साथी। उसके बाद गांव में देखोगे एल्युमिनियम का तार फैला होता है प्यारे साथी, इसमें भी बिजली का होती है। शीशा एक शीत द्रव है, ठीक है, यह है क्या, एक शीत द्रव, ठीक है, एक शीत द्रव जो कि क्या है, शीत द्रव है। इसे जलाने पर क्या होगा मेरे प्यारे साथी, इसमें से आपको नीला रंग निकलेगा और वही नीला रंग जहरीला होता है शीशे का, ठीक है। शीशे के पीछे जो लेप लगाया जाता है वो क्या होता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। सिलिकॉन जर्मेनियम एक अर्धचालक धातु होती है। चल आगे देखिएगा, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्नलिखित में किसका एक संयुक्त उपक्रम है, बता मेरे प्यारे साथी। सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल जिनका नाम है ब्रह्मोस। ध्यान रखना, भारत था रूस, भारत था चीन, भारत था इजराइल या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ कौन सा ऐसा है जो ब्रह्मोस जो मिसाइल बना था उनके दो देशों के बीच में बनाया गया था, ठीक है, उनके संबंध के अंतर्गत बनाया गया था। बताओ कौन सा ऐसा देश है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी, भारत और रूस, ठीक है। एक कब बनाया गया था मेरे प्यारे साथी, ध्यान रखना, भारत के ब्रह्मपुत्र नदी, आप जानते हो सर, भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पे, और रूस का जो है मास्कोवा, एक है मास्कोवा, ठीक है, मास्कोवा, रूस के मास्कोवा नदी के नाम पर ये ब्रह्मोस जो कि मिसाइल बनाया गया था मेरे प्यारे साथी, ठीक है। और उसके बाद ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी, ये 290 किलोमीटर तक क्या करती है, 290 किलोमीटर तक ये इसकी मारक क्षमता है, ठीक है, इसकी मारक क्षमता है, ये विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भारत था रूस, याद रखिएगा। चल आगे की ओर, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है, बताओ उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा भाग क्या है, आय का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, पंजीकरण शुल्क से, व्यापार से, भूमि राजस्व से, संघीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से से। बताओ किससे, मतलब सबसे ज्यादा जो आय है वो किससे भारत सरकार अपना, उत्तर प्रदेश सरकार किससे ज्यादा अपना आय पा जाता है, बताओ। पंजीकरण, व्यापार, तो आप सभी जानते हो व्यापार से, किससे प्रति, व्यापार से सबसे ज्यादा आय कमाता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, व्यापार से। आप कोई भी व्यापार करो उसको आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में कोई भी व्यापार करो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा प्रति, ठीक है। चल, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास का आधारित है, जो वैश्विक गांव है वो किस संकल्पना की विकास पर आधारित है, सामाजिक विकास, राजनीतिक, परिवहन, संचार विकास या अंतर्राष्ट्रीय संगठन। बताओ मेरे साथी, जो वैश्विक गांव है, जिससे गांव को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है कि विकास कैसे आधारित होगा। आप जानते हो जब एक एक समाज को आप विकास करोगे, जैसे इसमें कृषि का विकास करोगे मेरे प्यारे साथी, कृषि का, समाज का, ठीक है, समाज में क्या होगा, समाज में आपका शिक्षा होगा, ठीक है, शिक्षा होगा, शिक्षा में आप बेरोजगारी को हटाओगे, बेरोजगारी को हटाओगे मेरे प्यारे साथी। जब इन सब का विकास सतत विकास करोगे ना, तब जाके एक एक गांव सुधरने वाला है। वहां के युवा, आप जानते हो भारत में सबसे ज्यादा युवा हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा भारत में ही युवा हैं, ठीक है। युवाओं का देश है अपना भारत, युवाओं का देश है अपना भारत मेरे प्यारे साथी, और बेरोजगार भी यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे भारत में, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। सामाजिक विकास, आगे आप देखो, निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थितियों में वृक्ष के पत्तों के सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है, बताओ। जो हवाएं बहती हैं, हवाएं बहने के बाद जो पत्तों का सरसराहट आवाज होती है, उनका डेसिबल बताओ कितनी होती है, 10, 20, 60 या 100। बताओ मेरे प्यारे साथी, ये हमने क्वेश्चन जो कि पहले ही प्रैक्टिस सेट में करा दिया था मेरे प्यारे साथियों, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। हम आपके कमेंट बॉक्स का इंतजार करेंगे, आपके कमेंट बॉक्स का हम इंतजार करेंगे, देखते हैं आता है कि नहीं, ठीक है, कि ऐसे में बस आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा हूँ, ठीक। चलो, पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। अब बताओ पशु के द्वारा, मतलब पशु पहले क्या होती थी, पहले के समय में जानवर मर जाते थे, जानवर को गांव के किसी ऐसे स्थान में फेंक दिया जाता था जहां पे मतलब गांव, वहां पे बस्ती नहीं थी, ठीक है। जैसे नदी का किनारा था, बंजर भूमि थे, काश थे, सब ये सब थे ना। तो पहले क्या थी, बड़ी बड़ी गिद्धे, जो गिद्ध थी, जो पक्षियां, कौवे, जानवर सबसे खा लेते थे, तो आसानी से उनका जीवन चलता था। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो प्रॉब्लम ये हुई कि गायों को, जानवरों को क्या होने लगा कि सुई लगाने लगा, उनके दूध को, मतलब दूध को निकालने के लिए सुई, दवा का उपयोग करने लगे।
तो वो जाकर क्या हुआ, लीवर में बैठने लगा, अचानक गाय मर गई, उसे खाए गिद्ध मर गए, उसे खाए जानवर मर गए, कौवे मर गए, जितने भी मांसाहारी प्रकार के थे पक्षी मर गए। ठीक है, तो एक तो आपको जानते हो ऑक्सीटोसिन नाम एक होती है जो दूध का स्राव कराता है, जो दूध का स्राव कराता है, वो भी इसका भी सुई लगाते थे लोग। ठीक है, तो उससे भी खतरनाक होती है बताओ कौन सी होती है, आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, एस्प्रिन या डिक्लोफिनेन। बताओ प्यारे साथी कौन सा है, देखो नाम भी खतरनाक है, बताओ। ठीक है, अब ध्यान रखना डिक्लोफिनेक। ठीक है, डिक्लोफिनेक एक ऐसी जो कि मेरे प्यारे साथी दर्द निवारक जो कि है, जिसे जानवरों को लगा दीजिए तो जानवर तो ठीक है बच जाएगा, जानवर के बाद फिर अगर जानवर मर गया तो उसे फेंक दोगे, तो उसे गिद्ध पहले खाते थे तो गिद्ध भी लुप्त हो गए, इसीलिए गिद्ध को रेड जोन में रखा गया। किसके जोन में मेरे प्यारे साथी, रेड जोन के अंतर्गत रखा गया, ये लुप्त हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, चल अगला क्वेश्चन, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है, बताओ। ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पेराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। बताओ प्यारे साथी कौन सा होगा, बताओ। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा है मेरे प्यारे साथी, वही आपको बताना है, बताओ। ओजोन होगा, क्या होगा, ओजोन परत होती है, क्या होती है, ओजोन एक परत होती है मेरे प्यारे साथी जो पराबैंगनी किरण को रोकती है, पराबैंगनी किरण को क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोकने का काम करती है। ठीक है, ओजोन परत। ठीक है मेरे प्यारे साथी, सल्फर डाइऑक्साइड आप सभी जानते हो खतरनाक होती है, SO2 जो हमारे अम्लीय वर्षा का एक कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मेरे प्यारे साथी जानते हो CO2, क्या CO2 ये बहुत खतरनाक होता है, चिमनी के धुआं से, नालाओं से ये सब क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और इससे ज्यादा तो ये सबसे बड़ी बात तो ये टेम्परेचर को हाई करता है। ठीक है, टेम्परेचर को ये हाई करता है। सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्लीय वर्षा कराता है मेरे प्यारे साथी, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का ये मुख्य कारण, जिससे ताजमहल धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान रखना, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड ये क्या है, ये सब एक अम्लीय वर्षा कराने का एक क्या है, ये सब गैस है जो बहुत ही विषैला खतरनाक होते हैं गैस। ठीक है, पेराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो होती है मेरे प्यारे साथी, आप जानते हो जो आपको जैसे आप जानते हो नाइट्रेट मतलब जब आप से ऊपर से खाना बना रहे होगे, हमने कल भी बताया था कि जब आप ऊपर से खाना बनाओगे तो हमारे आंख में लगता है। ठीक है, तो हम उसे करते हैं मोनोऑक्साइड। क्या कहते हैं सर, मोनोऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, मोनोऑक्साइड एक खतरनाक गैस है। ठीक है, एक खतरनाक गैस है, लेकिन धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाली पेराक्सीटाइल नाइट्रेट ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो मोनोऑक्साइड हो चाहे पेराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हो, वो आपके आंखों को प्रभावित करेगा, आपकी आंखें रेड हो जाएंगी एकदम। ठीक है, जलने लगेगा, जलिश पैदा करने लगेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप ये बताओ। खतरनाक क्वेश्चन एकदम जबरदस्त वाला, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, 74, 78, 1984 या 1990। बताओ मेरे साथी कब की गई थी, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, एक कई बार आ भी चुका है आपके सामने मेरे प्यारे साथी, 1974 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, इसका मुख्यालय हमें कमेंट बॉक्स बताना। ठीक, चलो, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था, बताओ। मराठा साम्राज्य कब से प्रभावित मतलब प्रकाष्ठा पूर्ण हुए, 1752 में ये प्रकाष्ठा हासिल किया। ठीक है, प्रकाष्ठा मतलब शक्तिशाली ये बन गया प्यारे साथी, यानी जितने भी मुगल जो शासक थे इनकी उंगलियों पर नाचते थे मुगल शासक, अब इनकी कठपुतली बन चुकी थी मराठों की। ठीक है, अब ध्यान रखना। और एक था चौथ, क्या नाम था, एक का नाम था चौथ। ठीक है, एक का नाम था चौथ और एक का नाम था सरदेश मुखी। ठीक है, सरदेश मुखी, ये दो कर थे। ठीक है, और जो सरदेश मुखी था मेरे प्यारे साथी, ये जहां पे आप विजयी क्षेत्र से जैसे किसी क्षेत्र को आप हासिल कर लिए हो, जीत लिए, तो वहां से ये क्या होता था मेरे प्यारे साथी, वहां से ये टैक्स वसूला जाता था। अब बताओ, चौथ एक गांव से दूसरे गांव में, ठीक है, दूसरे गांव से वसूला जाता था। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा, सरदेश मुखी। ठीक है, मराठा जो कि प्रकाष्ठ हो चुका था, मुगल शासक उनके जो कि कठपुतली बन चुके थे मेरे प्यारे साथी। ठीक है, 1752 में। ठीक है, राइट आंसर हमारा सरदेश मुखी, याद रखना। ठीक है, ये दो मराठों का चौथ और सरदेश, ये दो प्रकार के टैक्स थे, ये भी दिमाग में बनाए रखना। ठीक,
दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया? खैरुल मंजिल, ठीक है, खैरुल मंजिल का निर्माण किसने कराया? ठीक है, दिल्ली में लाल किला है, लाल किला के सामने वाली जो मस्जिद बनाई गई है उसी को पूछ रहा है। जाइए दिल्ली, वहां पे देखिए, ठीक है, सामने मस्जिद बनाई गई, वो मस्जिद का निर्माण किसने किया यही पूछ रहा है। हमीदा बानो बेगम, सलीमा मुल्तान, जीजी अंगा, महामंगा। बताओ किसने कहा था? महामंगा। किसने कहा था? महामंगा। अब बताओ महामंगा या महाअनंगा कहाँ पे है? एक किसमें है बताओ? जोधाबाई में, अकबर के समय में पैसा थी, ठीक है, ध्यान रखना। राइट आंसर हमारा डी। चल अगला, आप बताओ, ये देखो क्वेश्चन जबरदस्त वाला क्वेश्चन आ गया है मेरे प्यारे साथी। बताओ, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के बारे में हमें बताया है? हाथी गुम्फा उड़ीसा में स्थित है मेरे प्यारे साथी। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। बताओ, खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन या कनिष्क? मेरे प्यारे साथी बताओ। आप सभी जानते हो मेरे प्यारे साथी, एक हुआ था युद्ध 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, एक हुआ था युद्ध किसके बीच में? आप जानोगे सर, राजा खारवेल। किसके बीच में? राजा खारवेल और आप कहोगे सर अशोक के बीच में हुआ था। इसके अशोक के बीच में। इसका नाम था सर कलिंग। क्या नाम था सर? कलिंग युद्ध था, ठीक है। इसमें विजयी हुआ था अशोक, और उसी समय से अशोक ने क्या किया था मेरे प्यारे साथी? उसने धम्म नीति अपनाई थी। क्या अपनाई थी? धम्म नीति अपनाई थी, ठीक है। चलो, राजा खारवेल, राजा खारवेल हमारा राइट आंसर होगा। एफारे, ये चेंदी वंश का था। किस वंश का? ये चेंदी वंश का था शासक राजा खारवेल, ठीक है प्यारे साथी। इतनी बातें याद रखना, ठीक है। अशोक, अशोक, अशोक मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश का शासक था मेरे प्यारे साथी, ये मौर्य वंश का शासक था। ये बताओ, हर्षवर्धन साम्राज्य का शासक था। कनिष्क आप सभी जानते हो प्यारे साथी, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसी कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? अल्पसंख्यक मतलब छोटा मोटा, कोई दिक्कत नहीं है, उपहास किया था, ठीक है। अब बताओ, लॉर्ड डफरिन, कर्जन, मिंटो या लेंसडाउन? बताओ मेरे प्यारे साथी, जल्द जल्द बताओ कौन था, ठीक है। वो था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था मेरे प्यारे साथी? कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का, ठीक है, यही कहा था अल्पसंख्यक, कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का उपहास इन्होंने कहा कि हमारे कुछ कर नहीं सकते हमारा, ठीक है। इसका शासन काल था मेरे प्यारे साथी 1884 ईस्वी से लेकर 1888 तक इसका शासन काल चलता है। किसका सर? डफरिन का चलता है, ठीक है। उसके बाद में साथी लेंसडाउन की अगर मैं बात करूं 1888 से लेकर 1894 तक इसका शासनकाल चलता है, ठीक है। अगर मैं कर्जन की बात करूं 1800 मेरे प्यारे साथी, ठीक है, इसका शासनकाल कर्जन की अगर मैं बात करूं तो सर 1898 और कहीं पर 99 देता है, 1905 तक इसका शासनकाल चलता है कर्जन का, ठीक है। मिंटो की अगर मैं बात करूं 1905 से लेकर 1910 तक इसका शासनकाल चलता है मेरे प्यारे साथी, ठीक है, इसका शासनकाल चलता है। डफरिन के समय में तृतीय बर्मा युद्ध हुआ था, आप सभी जानते हो प्यारे साथी, तृतीय बर्मा युद्ध हुआ था, याद रखना, तृतीय बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है, बर्मा युद्ध हुआ था। कर्जन किया क्या था मेरे प्यारे साथी? ये बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन इसी के समय हुआ था, बंगाल विभाजन इसी के समय हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन किया था, ठीक है। सबसे पावरफुल जो कि बंगाल प्रांत था मेरे प्यारे साथी, ठीक है। बात समझ में आया? इसका शासनकाल हमने आपको समझा दिया, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अगले को चलते हैं। देखिए क्वेश्चन जबरदस्त लाए जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण जो कि भूमिका निभा सके मेरे प्यारे साथी। हमें उम्मीद है कि आप सभी देखेंगे, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे प्यारे साथी, ठीक है। सपोर्ट भी करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे ना तो आपको जीवन में फायदा ही होगी कि हम आपको निःशुल्क चीज पढ़ा रहे हैं प्यारे साथी, निःशुल्क बता रहे हैं, ठीक है। हमारी यही ज्यादा से ज्यादा हमारी यही इच्छा है कि जितने भी जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं प्यारे साथी, जो गरीब से गरीब भाई नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो बहन नहीं पढ़ पा रही हैं, जिनके घर पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, तो हमें हमारी ये इच्छा है कि वो पढ़ें, ठीक है। हम उनको फ्री क्लास दे रहे हैं, वो पढ़ें, अच्छे से अच्छे पढ़ें, ठीक है। बात ध्यान रखना प्यारे साथी, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का बताओ। नवाब शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, कहाँ का नवाब था? अवध का, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, अवध का नवाब, ठीक है। जब हुआ था आपका क्या बक्सर का युद्ध हुआ था ना प्यारे साथी, ठीक है।
नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा, उसके मकबरे का नाम था बहू बेगम का मकबरा। ठीक है, एक किसने बनवाया था? शुजाउद्दौला ने बनवाया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ये भी बन गया। ठीक है, कि शुजाउद्दौला का बेगम की मकबरा क्या नाम? बहू बेगम का मकबरा। ठीक है, निम्नलिखित में किस स्थान पे बनाया गया? आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज या फैजाबाद? बताओ। आप सभी जानते हो मेरे प्यारे साथी कि ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। फैजाबाद, जिसको वर्तमान में हम लोग रामनगरी अयोध्या के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अयोध्या के नाम से हम लोग जानते हैं फैजाबाद को। ठीक है, याद रखना। चलो अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा, अगला क्वेश्चन आ जाओ। देखो गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, हमने कूट नहीं दिया है, हम आपको ऐसे ही बता देते हैं प्यारे साथी कि आप ये बताओ कि जो आपको दिया है सही कूट का चयन करिए। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ सर, कूट का चयन करना है। ठीक है, तो आपको कूट का चयन करो। ठीक है, आप ही करना 1917। ठीक है मेरे प्यारे साथी, ध्यान रखना। ठीक, और उसके बाद हम बता रहे हैं सर 1882। ठीक, उसके बाद 1944। ठीक है, और 1854। चलो आप ही कूट का बताओ, आप ही मिलान करो मेरे प्यारे साथी, आप ही मिलान करो। देखो आप जानते हो सर, ये आपको मिलान करना है। ठीक है, आपको मिलान करना है। हंटर आयोग जो बनाया गया था ना, जो हंटर आयोग बनाया गया था मेरे प्यारे साथी, जो हंटर आयोग बनाया गया था वो क्या हुआ था? सन 1919 में क्या हुआ था आपका? जलियांवाला बाग। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यस सर, हुआ था। ठीक है, उसी के जांच के लिए, उसी के जांच के लिए मेरे प्यारे साथी इस हंटर आयोग की स्थापना किया गया था। ठीक है, हंटर आयोग की स्थापना किया गया था। जो ये हंटर आयोग की जब स्थापना किया गया तो सर कब किया गया, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब जल्द बताना। ठीक है, सडलर आयोग का मतलब यहाँ था मेरे प्यारे साथी कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो प्रॉब्लम आ रही थी, कहाँ पे? कलकत्ता विश्वविद्यालय। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो प्रॉब्लम आ रही थी मेरे प्यारे साथी, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सडलर आयोग बनाया गया था। ठीक है, वुड डिस्पैच घोषणा पत्र कब बनाया गया था? ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सार्जेंट आयोग कब बनाया गया था? ये भी आपको बताना है, ये भी आपको बताना है। ठीक, तो आप देखो हंटर आयोग 1882 कहां चला गया? 1882। वुड डिस्पैच 1854। ठीक है, सडलर आयोग अगर बात को, सार्जेंट आयोग 1944 और सार्जेंट आयोग, सडलर आयोग 1917। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लगता साथी, ध्यान रखना। सडलर आयोग 1917, सार्जेंट आयोग 1944, हंटर आयोग 1882। ठीक है, उसके बाद वुड डिस्पैच 1854। वुड डिस्पैच के बारे में अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूं कि वुड डिस्पैच में उच्च शिक्षा के बारे में बताया गया था। उच्च शिक्षा, ठीक है, उच्च शिक्षा के बारे में बताया गया था। ठीक है, और भारत में हम जानते हैं सर, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्नाटा कहा जाता था। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। मैग्ना कार्टा कहा जाता था। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता था। वुड डिस्पैच के अंतर्गत ये शिक्षा में बढ़ोतरी के लिए भारत में ये वुड डिस्पैच घोषणा पत्र किया गया था। अब बताइए किसने किया था, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, राइट आंसर हमने सब बता दिया ना, चलो मिलान करवा दिया। चलो अगला बताओ, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किया था? बताओ, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने किया था? अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने किया था, यही आपको बताना है। बताओ प्यारे साथी। अभिनव भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, बालेंद्र कुमार घोष या पुलिन बिहारी? अभिनव समाज भारत की स्थापना किसने किया था? अभिनव समाज भारत की स्थापना किसने किया था? कई बार एग्जाम में पूछ चुका है मेरे प्यारे साथी, आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे प्यारे साथी। ठीक है, हमें आपकी कमेंट, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए आप सक्रिय है कि नहीं, इसलिए मैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं खुद ही बता दूंगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना। ठीक, चलो अगला आ जाओ। बताओ, निम्नलिखित युग्म से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? बताओ। विद्रोह, एक साइड विद्रोह, एक समय वर्ष दिया है एक साइड। संथाल विद्रोह 1855, कोल विद्रोह 1831, खासी 1829, अहोम 1815। बताओ मेरे प्यारे साथी, जल्द बताएं।
अब देखो संथाल जो विद्रोह 1855 में हुआ था मेरे प्यारे साथी, एकदम ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। संथाल विद्रोह अगर मैं बात करूं 1856 में हुआ था। अब ये बताओ कि इस समय का गवर्नर जनरल कहाँ हुआ था, भारत में कौन था, और ये हुआ था झारखंड में। कहाँ हुआ था? झारखंड में। और आपके हुआ था पश्चिम बंगाल में। ये विद्रोह झारखंड पश्चिम बंगाल में हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत। इसमें थे 4 भाई, क्या थे? 4 भाई थे, और चारों भाई ने क्या किया था मेरे प्यारे साथी? ये विद्रोह किया था। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, एकदम राइट बात है। ये भी झारखंड में हुआ था, क्योंकि आज भी झारखंड में मेरे प्यारे साथी सबसे ज्यादा आपको यही देखने को मिलेंगे। खासी, आप जानते हो मेघालय वाले क्षेत्रों में खासी है, ठीक है। और 1829 में अहोम विद्रोह कब हुआ था, हमको ये बताओ। अहोम विद्रोह कब हुआ था? अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में हुआ था मेरे प्यारे साथी, ठीक है। तो 1815 में क्या हुआ था मेरे प्यारे साथी? वाटरलू, ठीक है, वाटरलू का युद्ध हुआ था, ठीक है, युद्ध हुआ था मेरे प्यारे साथी। ये फ्रांस, कहाँ पे? फ्रांस में हुआ था मेरे प्यारे साथी, ध्यान रखना 1815 में, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। चलो अहोम विद्रोह 15 नहीं 28 में हुआ था, ठीक। चलो निम्नलिखित में कौन एक संविधानोत्तर संस्था है, बताओ। संविधानेतर संस्था मतलब जो संविधान में जिसका ऑर्डर नहीं किया गया, वही आपसे पूछ रहा है। संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग या नीति आयोग? जल्द जल्द बताएं। संघ लोक सेवा आयोग की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, आर्टिकल 315 से 323, ठीक है, आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक आपको दिखेगा। संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ही एग्जाम होती है, यूपीएस पीसीएस की जो भी एग्जाम होती है, बड़े बड़े जो कि अफसर बनाए जाते हैं, इसी के अंतर्गत एग्जाम होती है 15 और 23 को देखते हुए, ठीक है। चलो वित्त आयोग की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान निर्मला सीतारमण है, जो 48.21 लाख करोड़ रुपए का जो कि अभी बजट पास की है। ये आर्टिकल आपके मेरे प्यारे साथी, ये आर्टिकल आपके 280 में स्थित है, ठीक है। चलो निर्वाचन आयोग की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथी 324 में, आर्टिकल 324 में ये दिया गया, ठीक है, बात समझ में आया। इसी नीति आयोग का मतलब होता है इसके सलाहकार होता है, कानून बनाने वाला होता है। 1 जनवरी को क्या हुआ था? 1 जनवरी सन 2015 को, इससे पहले इसका नाम योजना आयोग था। क्या था? योजना आयोग था, ठीक है, योजना का सलाह देता है। इसका 1 जनवरी सन 2015 को इसका नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया, ठीक है, इसका नीति आयोग रख दिया गया नाम, ठीक है। राइट आंसर हमारा डी फॉर डॉग। चलो अगले को चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, दिया गया है गुलाबी गैंग। बताओ गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन था? गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन था? जया तिवारी, संपत पाल, कमला भसीन या वंदना सिवा? आप जान रखना कि गुलाबी गैंग जो था ये बांदा में गठित हुआ था। कहाँ पे? बांदा में गठित हुआ था, ये बात ध्यान रखना। और इसमें था, सबसे अच्छी बात ये थी, इसमें महिला पे जो अत्याचार हो रहे थे, जो हिंसा हो रहे थे, ठीक है, ठीक है, जो शोषण हो रहा था, उन्हीं को रोकने के लिए गुलाबी गैंग का गठन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष संपत पाल, क्या नाम था? संपत पाल, ठीक है, याद रखना, ठीक। चल अगले को चलते हैं, याद रखना, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। क्वेश्चन देखो अच्छी सी आ रही है, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? मतलब अगर आप संसद में बैठे हैं और कहीं बिना बताए अपने नानी की चला जाओ, बुआ की चला जाओ, ससुराली चले जाओ मेरे भाई, आप कहीं पे गुम हो जाओ, ठीक है, और उसके बाद कहीं का 4-5 महीने बाद आओ, कहो कि मैं संसद का मंत्री हूँ, ऐसा है, तो वही बात है कि आप अयोग्य हो। अयोग्यता का मतलब ये कि आपने बता दिया कि आप गायब हो। योग्य होते तो कंटिन्यू होते, अयोग्य इसलिए आपने बता दिया, ठीक है। कितने दिन? 30, 60, 90 या 120 दिन? आपको जानते हो 60 दिन का मौका मिलता है, यानी 2 माह का मौका मिलता है कि जहां भूले भटके हो चले जाओ संसद में, आपको योग्य माना जाएगा। 60 से 61 दिन बाद मामला गड़बड़, अयोग्य माना जाएगा, ठीक है। चलो निम्नलिखित किसे अशोक, बताओ कैसे, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंदा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? बताओ किसे कहा गया आर्थिक? अशोक चंदा द्वारा। अब बताओ अशोक चंदा द्वारा भारत में आर्थिक की सभी योजना आयोग में जितनी भी योजना आयोग होती है आप सभी जानते हो, हमने भी बताया है कि सर 1 जनवरी
सन 2015 से पहले इसका नाम जो कि योजना आयोग था, उसके बाद इसका नाम बदल के रख दिया गया नीति आयोग। क्या रख दिया गया सर? नीति आयोग रख दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चल अभी बताया है। अगला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? बताओ कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? गोदावरी, ताप्ती, कावेरी या कबाम? बताओ प्यारे साथी, आप बताओ। गोदावरी पूर्व की, कावेरी पूर्व, कबाम भी है, तो ताप्ती नदी नहीं निकलती। ताप्ती नदी बहने वाली है पश्चिम में। कहाँ पे? पश्चिम में बहने वाली है, और ये जाकर अरब सागर में गिरती है। और ये मेरे प्यारे साथी एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी है। ठीक है, भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी है ताप्ती नदी। ठीक है, चल बाकी सब नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और जाके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। चल, निम्नलिखित युग में कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, कोई दिक्कत नहीं सर, आ जाओ। ठीक है, चलो। बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम पेरियार, केरल सिमलीपाल। बताओ जैसे कहाँ कौन सा ऐसा अभ्यारण्य जो जिस राज्य में स्थित नहीं है, यही आपको बताना है। बांदीपुर जानते हो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए सर? हाथी के लिए। और बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, मानस भी असम में स्थित है। ठीक है, मानस बात समझ रहे हो। पेरियार ये भी केरल में स्थित है। सिमलीपाल मेरे प्यारे साथी ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है, याद रखना। ठीक है, ये उड़ीसा में स्थित है। मध्य प्रदेश सतपुड़ा, माधवगढ़, बाधवगढ़, कान्हा किसली। ठीक है, बात समझ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है, ये जबरदस्त वाला क्वेश्चन है। बताओ उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी द्वारा अकादमी रत्न पुरस्कार कॉलम में फर्स्ट वर्णित व्यक्तियों को कॉलम सेकेंड में अंकित क्षेत्रों में उनकी विशिष्टता के लिए प्रदान किए गए हैं। दोनों सूचियों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करो। बताओ सही, आपको मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है आपको, बता दो मेरे प्यारे साथी। उस्ताद विलायत खां सरोद, मास्टर फिदा हुसैन नारसी कथक, सितारा देवी हिंदी रंगमंच, जतीन भट्टाचार्य सितार। इसको मिलान करना है, मिला दो जल्दी से, मिला दो। देखो मेरे प्यारे साथी, उस्ताद विलायत खां जो थे ना मेरे प्यारे साथियों, ये थे आपके सितार वादक। क्या थे? सितार वादक। चलो सर कोई बात नहीं, अगले क्यों चलते हैं। ठीक है, सितार वादक। मास्टर फिदा हुसैन खान जो थे ना मेरे प्रति, ये थे हिंदी रंगमंच वाले थे। क्या थे? हिंदी रंगमंच। सितारा देवी थे कथक की। सितारा देवी किसकी थी? कथक की। जतीन भट्टाचार्य थे सरोद। क्या थे? सरोद का। ठीक है, ध्यान रखना। फिर से विलायत खां सितार, मास्टर फिदा हुसैन हिंदी रंगमंच, सितारा देवी कथक से, जतीन भट्टाचार्य सरोद से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड का मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। बताओ सही उत्तर का चयन करो, आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन जबरदस्त है। बताओ केरल दोदा बेटा, नागालैंड नंदा देवी, उत्तराखंड अनाईमुद्दी, तमिलनाडु सारामती। बता दो माउंटेन है, माउंटेन माउंटेन। ठीक है, माउंटेन है स्टेट का। जल्द बताओ मेरे प्यारे साथी, जल्द बताओ, जल्द बताओ। चलो आ जाओ, हो गया आ गया नहीं? चलो अब मैं आपको बताना चाहता हूं सर, केरल में अगर देखोगे तो एक है अन्नामलाई। क्या है सर? अन्नामलाई। ठीक है, हमने पढ़ाया है अन्नामलाई। और अन्नामलाई का सर्वोच्च चोटी जो होती है मेरे प्यारे साथी, अन्नामुड़ी। क्या होती है? अन्नामुड़ी। ठीक है, नागालैंड की अगर मैं बात करूं सर, सारामती होती है। उत्तराखंड में जाओगे भारत की मेरे प्यारे साथी, ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और आपको जानते हो कंचनजंगा ये भारत की सबसे फर्स्ट ऊंची चोटी है। ठीक है, और नंदा देवी पूरे विश्व की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, विश्व की 23वां सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है, अब बात समझ में आ गया। चलो तमिलनाडु में देखा जाए दोदा बेटा जो कि नीलगिरी पहाड़ी का उच्च चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी का उच्च चोटी मानी जाती है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना किया गया था? आप जानते हो, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्जाम देने वाले हो तो ये तो क्वेश्चन आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। इलाहाबाद, आगरा इसे, ठीक है, गाजियाबाद, लखनऊ। बताओ फिर साथी, आप जानते हो उत्तर प्रदेश पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद में। चले जाओ गाजियाबाद। ठीक है, वहां पे देखोगे नोएडा के बगल में गाजियाबाद, औरंगाबाद वहीं पे बनाया गया है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन भारत सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ठीक है, जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात, कुंचिकल, राकिम कुंड जलप्रपात या केवती जलप्रपात? जल्द से जल्द बताइए। ठीक है, आप जानते हो सर जोग जलप्रपात जिसे हम लोग महात्मा गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? महात्मा
महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात, और ये बनाया गया है सर शरावती नदी पे। क्या बनाया गया सर? शरावती नदी पे बनाया गया है, ठीक है। और ये कहाँ है सर? कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। चल, कुंचिकल बताओ, ये भी आपका कर्नाटक में स्थित है, कुंचिकल, कोई दिक्कत नहीं सर। राकिम केवती मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और नहीं सर, ये बिहार में है। कहाँ है? ये बिहार में है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। याद रखना, सबसे बड़ा हमारा राइट आंसर जोगरसप्पा जलप्रपात सबसे बड़ा है, ठीक है। कुंचिकल कहा जाए तो सर वराह नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे सर? वराह नदी पे ये बनाया गया है कुंचिकल जलप्रपात, जो शरावती नदी पे, ठीक। चल अगला क्वेश्चन बताओ। लो, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? बताओ प्रश्न। झांसी में, गोरखपुर, इलाहाबाद या आगरा में? आप जानते हो जो एक राजर्षि टंडन का नाम सुने हो? राजर्षि टंडन का नाम सुने होंगे आप, जो मुक्त विश्वविद्यालय आपका इलाहाबाद में है, ठीक है। याद रखना, ठीक। बहुत सरल क्वेश्चन है। हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, आ जाओ, बताओ। निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? बताओ, पंपास घास का मैदान कहाँ पे स्थित है? ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम लोग अगले जो कि चैप्टर की ओर आएंगे, ठीक है। अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, इक्वेडोर। बताओ मेरे प्यारे साथी, अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली या इक्वेडोर, कहाँ पे पंपास घास पाई जाती है? ठीक है, पंपास यहाँ ब्राजील में कंपास पाई जाती है, जिसे हम लोग सवाना भी कहते हैं, यहीं पे पाई जाती है, ठीक है। मेरे प्यारे साथी, अर्जेंटीना में पंपास घास पाई जाती है, ठीक है। अर्जेंटीना में पंपास घास पाई जाती है, ठीक है। समझना है? ये देखो भैया, हमारा क्या था 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से हमने आपको बताने का कोशिश किया है, ठीक है। और ऐसे ही जबरदस्त तरीके से हम बताने का और कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छे और क्वेश्चन लाएंगे, ताकि एक महीने में आपका एग्जाम निकल जाए जीएस संबंधित, ठीक है प्यारे साथी। कल से हिंदी का भी टेस्ट सीरीज चलेगा प्यारे साथी, हिंदी पढ़ाएंगे, उसका टेस्ट सीरीज भी चलेगा, ठीक है। थ्योरी भी और टेस्ट सीरीज भी पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो मेरे प्यारे साथी, मन से लगे रहिए और संघर्ष करते रहिए, लगातार संघर्ष करने वाले को कभी हार नहीं होती है। तो बस आज के लिए नहीं, जय हिंद।